आज की क्लास में हम शुरू करते हैं इतिहास के दूसरे पार्ट को, जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ मिडाइवल इंडिया। एंशिएंट इंडिया में हमने देखा कि काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं और टॉपिक्स देखो, आजकल के एग्ज़ाम में इतिहास के फैक्ट्स ना पूछ के आर्ट आर्किटेक्चर, है ना, इस तरह की चीज़ों में थोड़ा ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। तो जब हम शुरू करेंगे एक एक टॉपिक को, तो आप थोड़ा हिस्ट्री के फैक्ट्स की बजाय आर्ट आर्किटेक्चर लिटरेचर उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना है। पढ़ाऊंगा मैं सारी चीज़ें, लेकिन आपको ज़्यादा फोकस आर्किटेक्चर और उन वाले पार्ट्स पे करना है, मतलब आर्ट एंड कल्चर पे करना है। ठीक है। इतिहास में किस राजा के समय क्या हुआ, वो घटनाएं कम पूछी जा रही हैं। ज़्यादातर या तो उसका एडमिनिस्ट्रेशन पूछा जा रहा है, या उसके आर्किटेक्चर के बारे में पूछा जा रहा है, या ऑफिसर्स के नाम पूछे जा रहे हैं, या टाइप ऑफ टैक्स के बारे में पूछा जा रहा है, या इकोनॉमी के बारे में पूछा जा रहा है ना। इस तरह की चीज़ें पूछ रहे हैं एग्जामिनर। तो हिस्ट्री के फैक्ट्स पढ़ने तो हैं, क्योंकि क्या पता हम जब एग्ज़ाम दें और उस समय फैक्ट्स पूछ लें। पर ज़्यादातर अभी तक ये पूछा जा रहा है, पिछले काफ़ी 8-10 सालों से ये ट्रेंड हो गया है कि फैक्ट्स ना पूछ के आर्किटेक्चर पूछते हैं। ठीक है। तो अभी हम शुरू करते हैं मिडाइवल हिस्ट्री, मध्यकालीन भारत। अब देखो, मध्यकालीन भारत की शुरुआत कहाँ से होती है। हमने देखा कि प्राचीन काल कहाँ से शुरू हो रहा था, बीसी से, मतलब ईसा मसीह के जन्म से लगभग 2300 ईयर बिफोर, वहां से शुरू हो रहा था अपना एंशियंट इंडिया, मतलब इंडस सिविलाइजेशन। और खत्म कहाँ हो रहा था, ईसा मसीह के जन्म के 700 साल बाद, मतलब 700 एडी तक। तो 700 एडी तक तो एंशियंट ही है, और 700 एडी के बाद क्या शुरू होगा, आपका मिडाइवल शुरू होगा। तो मिडाइवल का देखो, हम एक एवरेज डेट ले रहे हैं, लगभग 712 एडी। बीसी का पॉइंट खत्म हो गया, अब क्या चलेगा, एडी चलेगा। हिंदी में इसको क्या लिखेंगे, ईसवी लिखेंगे। 712 ईसवी से लेकर 1757 एडी, यहां तक का जो टाइम पीरियड है, लगभग 1000 साल के आसपास का जो टाइम पीरियड है, इसको हम किस में कंसिडर करते हैं, मध्यकालीन भारत में। तो देखो, 712 ईस्वी से 1757 तक, और 1757 से शुरू हो जाएगा आपका मॉडर्न इंडिया। ठीक। तो देखो, इसमें ये वाला कौन सा फेज था। यदि हम इतिहास को उठा के देखते हैं, भारत के प्राचीन में इंडिया के मैप को बना के देखते हैं, तो इस तरह का भारत था। और इस भारत में हमारा जो पहला टॉपिक है, वो तो इस तरह की एक सभ्यता थी जो इतने बड़े एरिया में फैली हुई थी। इसके अलग अलग जगहों पे अलग अलग साइट मिली है। उन साइटों की खोज 19 सेंचुरी में हुई है। 20 सेंचुरी में काफ़ी सारा एक्सप्लोरेशन बढ़ गया था। तो इतिहासकारों ने नाम दिया कि वेदों से पहले जो सभ्यता थी वो कौन सी थी, इंडस सिविलाइजेशन थी। हमने एंशियंट इंडिया में इसको समझ लिया था कि ये कहाँ से कहाँ तक की थी। उसके बाद जब दूसरा फेज आता है, तो इस वाली सभ्यता में कोई बचता नहीं है, एक नई सभ्यता सामने आती है, और उसके साथ बारे में कहा जाता है कि वो इधर की तरफ से भारत में आए थे, और वो कौन थे, आर्य थे। तो भारत में दूसरा जो टॉपिक आता है प्राचीन काल में, वो सिंधु सभ्यता के बाद आर्यों की सभ्यता आती है, जिसकी जानकारी हमें वेदों से मिलती है। इसलिए उसको किस नाम से जाना गया है, वैदिक सिविलाइजेशन के नाम से जाना गया है। हजारों सालों तक वेदों की बात चल रही थी, और हजारों सालों के बाद कुछ ऐसी समस्याएं आई कि लोगों ने वेदों की बातों को इंपॉर्टेंस देना कम कर दिया था। फिर नई आइडियोलॉजी सामने आ गई, जैन और बुद्धों की कहानी आने लगी। तो तीसरा वाला जो टॉपिक आएगा, वो आएगा आपके सामने न्यू रिलीजन। नए धर्मों का ओरिजिन हो रहा था इस समय, जैनिज्म और बुद्धिज्म का। यही वो टाइम पीरियड था जब अर्बनाइजेशन शुरू हो गया था। देखो, इतिहास में पहला शहरीकरण, पहला अर्बनाइजेशन कहाँ दिखता है हमको, सिंधु घाटी सभ्यता में। और सेकंड अर्बनाइजेशन कहाँ दिखता है, इस वाले टाइम पे, जैनिज्म और बुद्धिज्म के समय। भारत के इतिहास में जो पुराने जन थे, मतलब छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे, वो बड़े होके जनपद बन गए, और अब इस समय और बड़े हो गए हैं, और उनको महाजनपदों के नाम से जाना गया है। तो यही टाइम पीरियड था जब महाजनपद महानगरों का नाम सामने आ रहा था,
और अलग अलग भारत के अलग अलग जगहों पे अलग अलग महाजनपद दिख रहे थे। इस वाली जगह पे मगध जनपद दिख रहा था, यहाँ पे अंग दिख रहा था, इधर कौशल दिख रहा था। इसी प्रकार से यहाँ मत्स्य दिख रहा था। ऐसे 16 बड़े महानगर थे जिनका इतिहास इसी समय से शुरू दिख जाता है। तो इसके बाद यानी इसी के कंटेम्प्रेरी टाइम पे अगला जो टॉपिक आपने पढ़ा वो था महाजनपदों का इतिहास। लेकिन कुछ ऐसा हुआ 100-200 सालों में कि 16 के 16 जो महाजनपद थे वो धीरे धीरे मर्ज होने लगे। 100 सालों के बाद 4 का नाम ही रह गया था और उसके अगले 100 सालों के बाद तो केवल एक का ही नाम रह गया। और वो कौन सा जनपद था? मगध। मगध का ही ये पूरा एरिया बन चुका था जिसको मगध एम्पायर के नाम से जाना गया, मगध साम्राज्य के नाम से जाना गया। तो इसके बाद हम क्या पढ़ रहे थे? मगध एम्पायर। मगध एम्पायर में अलग अलग टाइम पे अलग अलग राजाओं का शासन रहा, जिसमें स्टार्टिंग में हमने देखा कि हरियंका डायनेस्टी ने रूल किया, उसके बाद त्रिशुनागा डायनेस्टी ने रूल किया, फिर नंदा डायनेस्टी ने रूल किया, उसके बाद मौर्य आ गए, शुंगा आ गए, कण्वा, सातवाहना, गुप्ता। ये सारी डायनेस्टियां जब रूल कर रही थी तो सिर्फ एक ही राज्य का नाम चल रहा था और वो कौन सा था? मगध। इसके बाद हजारों सालों के बाद मगध साम्राज्य भी धीरे धीरे कमजोर पड़ गया, या हम यूं कहें कि मगध साम्राज्य पे अब लोगों का ध्यान जाना बंद हो गया था। मगध की जगह अब एक नया शहर सामने आ रहा था और वो नया शहर कहाँ था? इस जगह पे था जिसका नाम था कन्नौज। तो इसके बाद हम किसका इतिहास पढ़ते हैं? कन्नौज का इतिहास पढ़ते हैं। तो कन्नौज एम्पायर। अब कन्नौज को लेकर लड़ाई होने लगेगी। तो कन्नौज के इतिहास में सबसे पहले जिसने कन्नौज पर शासन किया वो हरियाणा का राजा था जिसका नाम था हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन तक का जो टाइम पीरियड है, वर्धन वंश का टाइम पीरियड है, वो किस में कंसिडर होता है? एंशियंट हिस्ट्री में कंसिडर होता है। प्राचीन भारत के इतिहास में कंसिडर होता है आपका वर्धन डायनेस्टी तक। इसके बाद क्या हुआ? तो देखो वर्धन डायनेस्टी यहां है इस जगह पे। एक मैं दूसरा मैप यूज कर लेता हूं। देखो अगर आप इतिहास में सारी घटनाओं का अगर आपको आइडिया रहेगा तो जब इतिहास की कोई भी घटना आएगी तो उसको आप जब लिंक करोगे तो वो आसान रहेगा। मैं बात कर रहा हूं इस वाले इलाके की। ये जो साम्राज्य है इसका नाम है कन्नौज। ये कन्नौज आज कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश का जो फरुखाबाद डिस्ट्रिक्ट है, उत्तर प्रदेश का जो फरुखाबाद डिस्ट्रिक्ट है उसी को कन्नौज कहा जाता था एंशियंट हिस्ट्री में। इस कन्नौज को लेकर अब लोगों का ध्यान आने लगा और सबका फोकस कन्नौज होने लगा। हरियाणा के राजा ने कन्नौज पर शासन किया तो लोगों का और ध्यान बढ़ गया था। अब इतिहास में जहां से मिडाइवल हिस्ट्री शुरू होता है, मध्यकालीन भारत शुरू होता है, तो मध्यकाल में जो प्री मिडाइवल है, शुरू का जो मिडाइवल है, प्री मिडाइवल, इसका इतिहास हमको कहां से देखने को मिलता है? 712 से लेकर 1206 तक का जो टाइम पीरियड है वो आपका प्री मिडाइवल का है। मतलब पूरी तरीके से मध्यकालीन भारत आया नहीं और पूरी तरीके से एंशियंट हिस्ट्री खत्म नहीं हुआ। तो एंशियंट हिस्ट्री का खत्म होना और मिडाइवल की शुरुआत होना, उसके बीच के 300-400 सालों का जो टाइम पीरियड है उसको हम प्री मिडाइवल के नाम से जानते हैं। इसके बाद दूसरा फेज क्या आता है आपका? मिडाइवल हिस्ट्री आता है, मिडाइवल इंडिया आता है, जो लगभग 1206 से लेकर 1757 तक जाता है। तो देखो मिडाइवल यानी मध्यकालीन भारत में दो हिस्से में हम पढ़ेंगे। एक हिस्से में पढ़ेंगे मध्यकाल से शुरू का इतिहास, प्री मिडाइवल, पूर्व मध्यकाल, और एक पढ़ेंगे मध्यकाल। तो सवाल ये उठता है कि प्री मिडाइवल में क्या स्थिति थी? तो देखो मैंने आपके सामने एक नाम रखा कि यहां पर कन्नौज नाम का एक साम्राज्य बन चुका था। कन्नौज नाम का साम्राज्य बन चुका था और कन्नौज पर हर्षवर्धन राज्य कर चुका था, अपनी कैपिटल बना चुका था। लेकिन हर्षवर्धन के मरने के बाद भारत में जो इतिहास हमको दिखता है, यानी इस प्री मिडाइवल वाले फेज में
क्या क्या चीजें सामने आएंगी पूर्व मध्यकाल में? एक तो आपको दिखेगा ओरिजिन ऑफ राजपूत्स, राजपूतों का उदय दिखेगा। यही वो टाइम पीरियड था जब भारत में राजपूत शक्ति धीरे धीरे बढ़ रही थी। तो एक तो आपको राजपूतों का उदय दिखेगा जो पूरे भारत में हो रहा था, जिसमें राजपूतों का सबसे ज्यादा जो एरिया माना जाता है वो राजस्थान था, क्योंकि राजस्थान के हर हिस्से में राजपूतों का स्थिति देखने को मिल रही थी। इसीलिए राजस्थान को अंग्रेजों ने राजपूताना कहा है। राजपूताना कहा है क्योंकि सबसे ज्यादा राजपूत राजस्थान में थे। राजस्थान के आसपास के जितने भी हिस्से थे, जैसे यूपी वाला हिस्सा हो गया, एमपी वाला हो गया, गुजरात वाला हो गया, सब जगह पे राजपूतों का राज था। लेकिन वहां पर राजपूतों के अलावा और डायनेस्टियों का भी रूल चल रहा था। तो देखो, एक तो आपको दिखेगा प्री मिडाइवल में ओरिजिन ऑफ राजपूत्स, और दूसरा आपको दिखेगा कि कन्नौज को लेकर लड़ाई चल रही थी। तो कन्नौज संघर्ष, स्ट्रगल ऑफ कन्नौज, कन्नौज को लेकर कहां लड़ाई चल रही थी? तो ये वाला जो इलाका है, गुजरात वाला जो इलाका है, गुजरात वाले इलाके में और राजस्थान वाले इलाके में जिन राजपूतों का नाम चल रहा था वो कौन थे? गुर्जर प्रतिहार। तो गुर्जर प्रतिहार राजाओं ने ये मान लिया था कि कन्नौज हमारा होना चाहिए, तो इनकी नजर भी कन्नौज पर पड़ने लग गई। इसके अलावा जो ये वाला इलाका है जो आज का महाराष्ट्र है, इस महाराष्ट्र वाले इलाके में दूसरी शक्ति दिख रही थी, और वो कौन से थे? राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट भी राजपूत ही है। तो राष्ट्रकूटों ने भी ये प्लान बना लिया था, राष्ट्रकूटों ने भी, कि कन्नौज हमारा होना चाहिए, यानी इनकी नजर भी कन्नौज पर है। और इस जगह पर ये जो एरिया है, ये कौन सा एरिया है? ये बंगाल का एरिया है। और बंगाल वाले एरिया में जो डायनेस्टी राज कर रही थी ये भी राजपूत हैं, और ये कौन थे? पाल वंश, पाला डायनेस्टी। इनका भी फोकस किसकी तरफ है? कन्नौज की तरफ है। तो कन्नौज को लेकर तीन बड़ी पावर के बीच एक स्ट्रगल हो रहा था, जिसको हम कहते हैं ट्राई पार्टी स्ट्रगल, त्रिपक्षीय संघर्ष। तो त्रिपक्षीय संघर्ष ये प्री मिडाइवल में आपको देखने को मिलेगा। तीन पक्षों के बीच संघर्ष चल रहा था। एक तरफ गुर्जर प्रतिहार वाले कन्नौज को लेने को तैयार हो गए थे, एक तरफ राष्ट्रकूटों ने कन्नौज पर नजर उड़ा ली थी, और एक तरफ पाला डायनेस्टियों ने भी कन्नौज को लेकर अपना फोकस कर लिया था। इसके बाद एक और घटना इस समय देखने को मिलती है कि भारत में हमले हो रहे थे। देखो, प्राचीन काल में भी हमले हुए हैं, मध्यकाल में भी हमले हुए हैं, और आधुनिक काल में भी हमले हुए हैं। प्राचीन काल में हमले हम पढ़ेंगे एक क्लास में, मैं आपको पढ़ाने वाला हूं कि एंशियंट, मिडाइवल और मॉडर्न तीनों के तीनों फेज में कब कब किसका आक्रमण हो रहा था भारत में। तो एक टाइमलाइन आपके सामने होगी। यहां पर जो आपको दिखेगा, यहां पर जो इन्वेजन हो रहे थे वो मुस्लिम इन्वेजन हो रहे थे। तो तीसरे वाले फेज में आपको दिखेगा मुस्लिम आक्रमण, मुस्लिम इन्वेजन। मतलब प्री मिडाइवल में, पूर्व मध्यकाल में, पूर्व मध्यकाल में आपको तीन टॉपिक समझने पड़ेंगे। एक, राजपूत डायनेस्टी का उदय, राजपूतों का उदय हो रहा था। दूसरा, त्रिपक्षीय संघर्ष चल रहा था, और एक तरफ इस्लाम का आक्रमण हो रहा था। इस्लाम का आक्रमण धीरे धीरे इतना ज्यादा होने लगा कि एक टाइम के बाद कन्नौज के पास ये वाला जो एरिया है, दिल्ली वाला जो एरिया है, वो कब्जे में आ जाता है इस्लाम के, और यहां से शुरू हो जाता है आपका मध्यकाल। दिल्ली पहली बार इस्लाम के कब्जे में आती है, तो यहीं से दिल्ली की सल्तनत शुरू होती है, जिसको हम पढ़ देंगे। दिल्ली सल्तनत में लगभग 5 डायनेस्टियों का राज रहा। अभी पढ़ेंगे अपन, समझेंगे सारी चीज़ों को। मैं आपको समझाना ये चाह रहा था कि पूर्व जो मध्यकाल है, प्री जो मिडाइवल है, इस प्री मिडाइवल में नॉर्थ इंडिया में, देखो साउथ इंडिया का इतिहास अपना इतिहास है, वो पढ़ेंगे, उनको भी समझेंगे। ये नॉर्थ इंडिया यानी भारत के इतिहास को सबसे ज़्यादा नॉर्थ इंडिया के हिसाब से पढ़ा जाता है।
साउथ इंडिया के इतिहास को भी हम समझेंगे। एक क्लास पूरी साउथ इंडिया पे लेंगे अपन, उसमें यही समझेंगे कि साउथ इंडिया में कब कब कहाँ कहाँ किसका शासन रहा है। ज़्यादातर नॉर्थ इंडिया को बेस मान के हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि इतिहास में सबसे ज़्यादा नॉर्थ इंडिया का ज़्यादा बर्डन है। तो अब देखो, समझो मैं क्या समझा रहा था आपको कि प्री मिडाइवल जो है लगभग 500 सालों तक, 500 सालों में इस नॉर्थ इंडिया में एक तरफ तो राजपूतों का उदय हो रहा था, भारत के अलग अलग हिस्सों में राजपूतों की डायनेस्टी बन चुकी थी। दूसरा, कन्नौज को लेकर लड़ाइयाँ चल रही थी। और तीसरा, इधर की तरफ से इस्लाम के आक्रमण हो रहे थे। बात समझ में आ रही है? तो ये प्री मिडाइवल में आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद हम आते हैं मिडाइवल हिस्ट्री में, कि मिडाइवल हिस्ट्री में 1206 से लेकर 1757 तक क्या हो रहा था। मैप वही, देखो मैप के हिसाब से अगर आप समझते हो तो चीज़ें थोड़ी जल्दी समझ में आ जाती हैं, इसलिए मैं बार बार ये इस तरह का मैप बना देता हूं ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। इस वाले मैप में हम समझ रहे हैं मिडाइवल हिस्ट्री को, और मिडाइवल हिस्ट्री 1206 से लेकर 1757 तक का इतिहास मिडाइवल हिस्ट्री का है। अब देखो, यहाँ से इस्लाम के हमले हुए, तो इसमें पूरा का पूरा जो इतिहास आपको दिखेगा वो मुस्लिम शासकों का दिखेगा, मुस्लिम रूलर्स का इतिहास दिखेगा। तो मुस्लिम रूलर्स, ये मुस्लिम आए कहाँ से? तो जो भारत का पश्चिमी हिस्सा है, अरेबियन सी के पास में जो कंट्री है, अरब कंट्रीज, और अरब कंट्रीज में आपने नाम सुना होगा सऊदी अरेबिया, इराक, ईरान, ये सारे के सारे कौन से कंट्री हैं? आपके अरेबियन कंट्रीज हैं। तो अरब की तरफ से भारत पर हमले हुए, और ये हमले 712 ईस्वी के आसपास हुए। पढ़ेंगे हम किसने पहली बार हमला किया था, उसके बाद कौन आया। मैं आपको एक ओवरव्यू समझा रहा हूं कि भारत में एक हमला तो इधर की तरफ से हुआ, और इधर की तरफ से हमला जो हुआ उसमें ये वाला इलाका पहली बार मुस्लिमों के अंडर में जा चुका था, मुस्लिम रूलर्स के अंडर में जा चुका था। उसके कुछ समय के बाद यहाँ इधर की तरफ से टर्की मुस्लिम शासकों का भारत में आक्रमण हुआ, और इससे भारत के अलग अलग हिस्सों में हमले हुए। शायद महमूद गजनवी का नाम आपने सुना होगा। तो ये महमूद गजनवी भारत के अलग अलग हिस्सों में पहुंच चुका था। टी.एच. इलियट एक इतिहासकार है, उसने ये बताया कि महमूद गजनवी ने हिंदुस्तान पर 17 बार हमले किए थे, जो कि अफगानिस्तान का था। मतलब अफगानिस्तान के मुस्लिम शासकों का हिंदुस्तान में आक्रमण होना, ये आपको दिखेगा दूसरे वाले फेज में। तो दूसरे वाले फेज में आपको महमूद गजनवी का आक्रमण दिखेगा। सिर्फ और सिर्फ इन्वेजन है, ये आक्रमण है, साम्राज्य नहीं बन रहा। इस वाले 712 ईस्वी में भी आक्रमण था अरब के मुसलमानों का, और लगभग 1000 ईस्वी के आसपास जो आक्रमण आपको दिखेंगे वो भी सिर्फ आक्रमण थे। महमूद गजनवी के मरने के बाद उसके बहुत सारे सक्सेसर हुए, बहुत सारे उत्तराधिकारी हुए। उनमें से एक सक्सेसर जिसका नाम है मोहम्मद गौरी। तो तीसरे वाला फेज जो आपको दिखेगा आक्रमण का, उसमें इसी इलाके से गौरी का आक्रमण होगा, और नाम आपने सुना हो बैटल ऑफ तराइन। तराइन के मैदान में हरियाणा में 1191 में पहली लड़ाई हुई और 1192 में दूसरी लड़ाई हुई। 1192 सेकेंड वॉर, और सेकेंड वॉर ये हो कहाँ रहा था? ये इस जगह पे लड़ाई हो रही थी। लड़ने वाला हिंदुस्तान में जो राजपूतों का या चौहान वंश का प्रतापी शासक पृथ्वीराज चौहान के बीच युद्ध हो रहा था, पृथ्वीराज थर्ड। तो पृथ्वीराज चौहान एक तरफ है, दूसरी तरफ कौन है? इधर की तरफ मोहम्मद गौरी है। दोनों के बीच तराइन के मैदान में लड़ाई हुई। पहली लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान जीत गया था, गौरी हार गया था, और दूसरी लड़ाई में उल्टा हो गया है, पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने हरा दिया है। तो मोहम्मद गौरी ने जैसे पृथ्वीराज चौहान को हराया, तो पृथ्वीराज चौहान का एरिया कहां तक का था? दिल्ली तक था। तो दिल्ली से लेकर अजमेर तक ये पूरा का पूरा चौहान डायनेस्टी का रूल था। इस जगह पे अब कौन आ गए? गौरी के सक्सेसर आ गए, या गौरी के सेनापति आ गए।
गौरी तराइन के दूसरे युद्ध को जीतने के बाद वापस अपने इलाके में पहुंच गया था, लेकिन हिंदुस्तान पर वो अपनी हुकूमत बना चुका था। 1192 में तराइन के दूसरे युद्ध से लेकर यानी 1192 से लेकर 1206 तक हिंदुस्तान पे कोई राजा नहीं है, इस्लाम का कोई राजा नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान में इस्लाम की हुकूमत है, जो कि कहाँ से कंट्रोल हो रही थी, इस जगह से। और कंट्रोल करने वाला जो व्यक्ति है उसका नाम है मोहम्मद गौरी। और 1206 में जैसे ही मोहम्मद गौरी की मृत्यु होती है, तो मोहम्मद गौरी की मृत्यु होने के बाद हिंदुस्तान का जो एरिया था, उस एरिया में दिल्ली वाले इलाके में मोहम्मद गौरी का जो सेनापति है, जिसका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक, तो कुतुबुद्दीन ऐबक बैठ जाता है दिल्ली की गद्दी पर, और यहां से शुरुआत होती है दिल्ली सल्तनत की। बात समझ में आई मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं? देखो, मिडाइवल हिस्ट्री में पूरे इतिहास में युद्ध हो रहे हैं, शुरुआत से लेकर एंड तक लड़ाई चलेंगी। और लड़ाई किसके बीच हो रही है? ये शुरू में हिंदू राजा और मुस्लिम राजाओं के बीच लड़ाई थी, लेकिन थोड़े समय के बाद आप देखेंगे तो मुस्लिम राजाओं के बीच आपसी लड़ाई होने लगेगी। बात समझ में आ रही है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक से शुरुआत होती है दिल्ली की सल्तनत की, मतलब 1206 से लेकर हम पढ़ेंगे 1526 तक। ये पूरा का पूरा दिल्ली का सल्तनत है। तो मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूं वो ये समझाना चाह रहा हूं कि मिडाइवल हिस्ट्री में एक तो आपके सामने क्या दिखेंगे? मुस्लिम आक्रमण दिखेंगे, यानी मुस्लिम साम्राज्य बन चुका है मिडाइवल हिस्ट्री में। दूसरे वाले फेज में आप दिखेंगे, मुस्लिम साम्राज्य कह दो या मुस्लिम आक्रमण कहना इसको ठीक रहेगा, क्योंकि आक्रमण करने के बाद ही तो साम्राज्य बनेगा। और दूसरा जो इतिहास का टॉपिक आएगा वो आएगा आपका दिल्ली सल्तनत। अब दिल्ली सल्तनत पर, यानी इस दिल्ली की सल्तनत पर किस किस का शासन रहा है, मैं सिर्फ अभी नाम समझा रहा हूं, फिर जैसे ही कंप्लीट समझ में आ जाएगा तो मैं लास्ट में आपको एक पूरी टाइमलाइन लिखवा दूंगा। तो दिल्ली की सल्तनत पर 1206 से लेकर 1526 तक जिनका शासन रहा है वो सारे मुस्लिम राजा हैं, जिसमें एक तो आपको दिखेगा स्लेव डायनेस्टी, गुलामों का इतिहास दिखेगा, या मामलुक डायनेस्टी का इतिहास दिखेगा। दूसरा इतिहास आपको किसका दिखेगा? खिलजी वंश का इतिहास दिखेगा, खिलजी डायनेस्टी का दिखेगा। तीसरा आपको किसका दिखेगा भाई? तुगलक वंश का दिखेगा। और चौथे वाले पार्ट में आपको सैयद डायनेस्टी का नाम आएगा, और पांचवें में आएगा लोधी डायनेस्टी। मतलब 1206 से 1526 लगभग 310-15 सालों तक हिंदुस्तान में जो दिल्ली की सल्तनत बन रही थी उसमें 5 डायनेस्टियों का शासन है। भारत में हुकूमत हो रही है दिल्ली से। कभी कभी ये हुकूमत साउथ इंडिया तक पहुंच जाती थी, ईस्ट तक पहुंच जाती थी, कभी इधर की तरफ पहुंच जाती थी, और कभी हुकूमत छोटी हो जाती थी। जैसा राजा है उसकी पावर है, उसी हिसाब से उसका साम्राज्य है। लेकिन 1526 में जब बाबर आया और उसी हरियाणा के पानीपत नामक जगह पे लड़ाई होती है और लोधी वंश के इब्राहिम लोधी को बाबर मार देता है, और यहां से शुरुआत होती है किसकी? मुगल वंश की। मतलब दिल्ली सल्तनत खत्म हो जाएगी, उसके बाद तीसरे टॉपिक में आपको दिखेगा मुगल साम्राज्य, मुगलों का इतिहास दिखेगा। तो देखो, पहले वाले टॉपिक में मुस्लिम आक्रमण, दूसरे वाले टॉपिक में दिल्ली की सल्तनत यानी मुस्लिम राजाओं का शासन, और तीसरे में मुगलिया सल्तनत जो भी मुस्लिम शासक हैं। यानी हिंदुस्तान में नॉर्थ इंडिया वाले हिस्से पे इस्लामिक संस्कृति आ चुकी है। अब सवाल ये उठता है कि इससे पहले जो सनातन कल्चर थी, जो हिंदुइज्म की कल्चर थी, वो कहाँ गई? देखो, हर धर्म का अपना इतिहास रहा है, और जिस धर्म का जब ज़्यादा बोलबाला रहा होता है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फॉलोवर्स बनाता है।
सनातन धर्म इस समय कमजोर हो रहा था और इस्लामिक धर्म इस समय अपनी पावर वाली फेज पे था। तो इस्लामिक आइडियोलॉजी और हिंदुइज्म की जो आइडियोलॉजी है उसमें टकराट होने लगी और इसी बीच ईश्वर को लेकर बहुत सारी अलग अलग विचारधाराएं सामने आई। तो नॉर्थ इंडिया में हिंदुइज्म की कल्चर को अपने महत्व को देखते हुए बहुत सारे अलग अलग समय पे अलग अलग बुद्धिजीवियों का जन्म हुआ, जिसको हम कहते हैं भक्त कवियों का जन्म हो रहा था। और वो सनातन धर्म को बचाने के लिए एक आंदोलन चला रहे थे, जिसको किस नाम से जाना जाएगा? भक्ति आंदोलन के नाम से जाना जाएगा। तो एक टॉपिक आपको दिखेगा भक्ति आंदोलन। ये आंदोलन पहले नॉर्थ इंडिया में साउथ इंडिया में चल रहा था। साउथ इंडिया में आपको अलग अलग आचार्यों का नाम दिखेगा, रामानुजाचार्य, रामानंदाचार्य, वल्लभाचार्य, इस प्रकार के बहुत सारे आचार्यों ने अपने 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 बिहाफ पे अलग अलग सिद्धांत दिए। यही आइडियोलॉजी जब नॉर्थ इंडिया तक पहुंचती है तो नॉर्थ इंडिया में जाकर ये एक पूरा मूवमेंट बन जाता है, ये एक आंदोलन बन जाता है। और नॉर्थ इंडिया में हमको अलग अलग भक्त कवि, जिसमें कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई, नरसिंह मेहता, ऐसे कवियों का जिक्र दिखेगा। एग्जाम में इस तरह के सवाल भी कभी कभी पूछ लिए जाते हैं कि कोई भक्त संत का नाम देके आपसे पूछ लेंगे कि ये किसके कंटेम्प्रेरी टाइम पे थे, या इनके द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई, या इनके द्वारा किस प्रकार के गॉड को इंपॉर्टेंस दिया जा रहा था। तो चौथे पॉइंट में हम पढ़ेंगे भक्ति आंदोलन को। तो जो मिडाइवल इंडिया है, जो मध्यकालीन भारत का इतिहास है, उसमें सिर्फ 4 ही टॉपिक हैं। पहला टॉपिक तो क्या था? मुस्लिम साम्राज्य का इतिहास, मतलब मुस्लिम आक्रमणों का इतिहास। दूसरा दिल्ली की सल्तनत का इतिहास। तीसरा मुगलिया सल्तनत। और चौथा भक्ति आंदोलन। भक्ति आंदोलन आपको दिल्ली सल्तनत में भी दिखेगा, मुगलिया सल्तनत में भी दिखेगा। पॉइंट इज क्लियर? तो अब मैं आपको एक पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन समझा देता हूं कि मिडाइवल इंडिया में हम पढ़ने वाले क्या क्या है। अभी जो स्लाइड्स थी उसमें मैंने आपको यह समझाया कि मध्यकाल में हम जो पढ़ रहे हैं वो इतिहास थोड़ा सा 400-500 सालों का, शुरुआत के 400-500 सालों का एक जो इतिहास बनता है वो थोड़ा मिक्सचर फॉर्मेट में आपको दिखेगा। क्योंकि एक तरफ राजपूतों का शासन चल रहा था, दूसरी तरफ कन्नौज को लेकर लड़ाई हो रही थी, और तीसरी तरफ आक्रमण हो रहे थे, इन्वेजन हो रहे थे, इस्लाम के आक्रमण। ये शुरू वाले फेज में दिखेगा, लेकिन एक टाइम के बाद आपको दिख जाएगी दिल्ली की सल्तनत। दिल्ली सल्तनत, इसके बाद आपको दिखेगी मुगल सल्तनत, और इसके बाद हम पढ़ेंगे भक्ति मूवमेंट। बात समझ में आ रही है? यस? किसी का डाउट कोई? नहीं, ऑर्डर से पढ़ना है आपको। अभी मैंने कुछ भी नहीं पढ़ाया है, मैं सिर्फ समझा रहा हूं कि कैसे भारत का इतिहास बन रहा था। प्राचीन काल खत्म हो रहा था, मध्यकाल आ रहा था, अचानक से नहीं आया है। शुरू के 400 सालों तक इस तरह का मिक्स इतिहास हमको दिख रहा था। राजपूतों की डायनेस्टी अलग दिख रही थी, कन्नौज को लेकर लड़ाई अलग चल रही थी, एक तरफ पश्चिम से मुस्लिम आक्रमण हो रहे थे। उसके बाद आपको जो कल्चर दिखेगी मुस्लिम इतिहास, वो आपको दिल्ली की सल्तनत से दिखेगा। ठीक, तो चलो मैं इसको जो अभी तक पढ़ाया है उसको मैं आपको एग्जाम, यानी हमारे एग्जाम के हिसाब से आपको पढ़ा देता हूं। तो मिडाइवल इंडिया, इसका इतिहास 712 से लेकर 1757 तक का इतिहास है। सारी घटना एडी में समझेंगे क्योंकि बीसी का कोई यहाँ रोल नहीं है। मिडाइवल हिस्ट्री को हम 2 भागों में बांट के पढ़ेंगे। एक तो आपके सामने आएगा प्री मिडाइवल, पूर्व मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल का इतिहास 712 ईस्वी से लेकर, और हम पढ़ेंगे 1206 ईस्वी तक। ईस्वी को इंग्लिश में एडी कहते हैं। और दूसरा हम पढ़ेंगे मिडाइवल हिस्ट्री, ये पढ़ेंगे 1206 से लेकर 1757 तक।
क्लियर। अब देखो पूर्व मध्यकाल में जो टॉपिक आपके सामने आएंगे वो टॉपिक कौन से होंगे। एक तो ओरिजिन ऑफ राजपूत, राजपूतों का उदय। ओरिजिन ऑफ राजपूत, इसको मैं आपको एक मैप के हिसाब से समझा देता हूं कि इस टाइम पीरियड में, कौन से टाइम पीरियड में, 712 से लेकर 1206 के बीच, ये जो 500 सालों का इतिहास है, लगभग 500 सालों का इतिहास है, इस 500 सालों के इतिहास में आपको अलग अलग जगह पर किसका इतिहास देखने को मिलेगा, मुस्लिम राजाओं का इतिहास देखने को मिलेगा। तो देखो मुस्लिम राजाओं का इतिहास शुरू होता है सबसे पहले इस जगह से। हालांकि इसमें कॉन्ट्राडिक्शन है, कुछ लोग मानते हैं कि राजपूतों का इतिहास तो यहां से शुरू होता है, इस जगह से शुरू होता है, जिसका नाम है मेवाड़। और ये वाला जो एरिया है जिसका नाम है गुर्जत्रा, आज का गुजरात, पहले का गुर्जत्रा, ये आज का उदयपुर और चित्तौड़, पहले का मेवाड़। तो मेवाड़ से इतिहास शुरू होता है राजपूतों का, लेकिन गुर्जत्रा वाले इतिहास से सबसे पहले जो इतिहास दिखता है वो हमको प्रतिहार डायनेस्टी का दिखता है, जिसको इतिहास में गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी कहा गया। गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी मिडाइवल हिस्ट्री, प्री मिडाइवल हिस्ट्री में सबसे ज्यादा ताकतवर हुआ करती थी। और इस गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी के समय से ही जो टेम्पल आर्किटेक्चर है, जो मंदिर बनाने की प्रथा थी नॉर्थ इंडिया वाली, जो नागर शैली वाली थी, उसको यहाँ पे एक नई शैली बनना शुरू हो जाता है गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी की देन से। बड़े बड़े मंदिर बनते हैं, पर्वताकार मंदिर, एक बड़ा गुंबद वाला, उसके पास दूसरा गुंबद, तीसरा गुंबद, ऐसे 3-4 गुंबदों का एक टेम्पल बनना शुरू हो गया था, जो किसकी देन माना जाता है, गुर्जर डायनेस्टी, गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी। तो गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी, मेवाड़ वाले इतिहास में जो राजपूत आपको दिखेंगे वो दिखेंगे आपको सिसोदिया डायनेस्टी। इसी प्रकार से ये जो मारवाड़ वाला एरिया है, यहां आपको दिखेगा राठौड़ डायनेस्टी। तो यहां पे राठौड़ डायनेस्टी का इतिहास दिखेगा। जो अजमेर वाला इलाका है, अजमेर वाले इलाके में यहां आपको चौहान डायनेस्टी का इतिहास दिखेगा। और जो जयपुर वाला एरिया है, इस जयपुर वाले एरिया में आपको कछवाहा डायनेस्टी का इतिहास दिखेगा। इसी प्रकार से यदि उत्तर प्रदेश वाले इलाकों में आप देखेंगे, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड और बघेलखंड वाले इलाकों में, वहां भी आपको राजपूत डायनेस्टी देखने को मिलेगी। इसी प्रकार से सिरोही के पास यहां आपको परमार डायनेस्टी का इतिहास दिखेगा। परमार डायनेस्टी, परमार वंश, मतलब मैं आपको जो समझाने का प्रयास कर रहा हूं वो ये कर रहा हूं कि भारत के इस 500 साल के इतिहास में अलग अलग जगहों पर, यानी यहाँ भी राजपूत डायनेस्टी, हैथव डायनेस्टी का शासन चल रहा था, इस जगह पर पाल वंश का शासन चल रहा था, पाल डायनेस्टी का शासन चल रहा था, और इस वाले एरिया में यहाँ पे आपको राष्ट्रकूट डायनेस्टी का शासन चल रहा था। इसी प्रकार से इस जगह पर यहाँ आपको चालुक्य डायनेस्टी का शासन दिखेगा। ये सारे के सारे 500 सालों के इतिहास के अंदर आ जाते हैं। जब टॉपिक शुरू करेंगे तो हम इसमें स्पेशल पढ़ेंगे कहाँ, किस एरिया पर कौन से राजपूत डायनेस्टी का रूल चल रहा था, कब से कब चल रहा था, कौन कौन उस समय के फेमस राजा थे, उन राजाओं के समय क्या क्या आर्किटेक्चर में काम हुआ है, क्या लिटरेचर में हुआ है, राजा के समय क्या कोई फेमस कवि था जिसने कोई ग्रंथ लिखा है, ये पढ़ेंगे। इसको डिटेल में ना पढ़ के हम थोड़े शॉर्ट रूप से पढ़ेंगे, क्योंकि जब आप कभी राजस्थान का इतिहास पढ़ोगे तो वहाँ इसको डिटेल में पढ़ना होता है, और जब इंडिया के इतिहास को हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे आपको
डायनेस्टियों का एक आइडिया होना चाहिए, उनकी कैपिटल, उनका टाइम पीरियड, फाउंडर्स, उनका लास्ट रूलर, उनके द्वारा बनाए गए आर्किटेक्चर, उनके समय के फेमस पोइट राइटर, ये चीजें पढ़नी पड़ती हैं। तो पहला जो टॉपिक मैं आपको समझा रहा था वो टॉपिक क्या था आपका, ओरिजिन ऑफ राजपूत, कि राजपूतों का उदय हो रहा था, भारत के अलग अलग हिस्सों में राजपूत डायनेस्टियों का शासन शुरू हो गया था। इसके बाद जो दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे अपन, ये दूसरा टॉपिक आपका कौन सा आएगा, त्रिपक्षीय संघर्ष। ट्राई पार्टी स्ट्रगल। अब ये ट्राई पार्टी स्ट्रगल कौन सा था भाई, तो ट्राई पार्टी स्ट्रगल ये जो एरिया है ये है कन्नौज। इस कन्नौज को लेकर लड़ाई हुई और ये लगभग 150 सालों तक युद्ध चल रहा। कन्नौज को लेकर लगभग 150 सालों तक युद्ध चला। और ये युद्ध किसके बीच चल रहा था, गुर्जर प्रतिहार वाली डायनेस्टी, राष्ट्रकूट डायनेस्टी और इधर से पाला डायनेस्टी। ये तीनों डायनेस्टियां ये चाह रही थी कि कन्नौज हमारा हो जाए। कभी यहाँ पे गुर्जर प्रतिहार वंश वाले जीत जाते हैं, तो कभी राष्ट्रकूट जीत जाते थे, तो कभी पाला डायनेस्टी जीत जाती थी। तो ये चल रहा था। दूसरे वाले टॉपिक में हम तीनों डायनेस्टियों को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें पाला डायनेस्टी, जिसमें गोपाल से शुरू करके हम लक्ष्मण सेन तक पढ़ेंगे थोड़ा, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं लक्ष्मण सेन का, जो दरबारी कवि है वहां से पूछा जाता है बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन। और दूसरा गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी और राष्ट्रकूटा डायनेस्टी, हालांकि राष्ट्रकूटा डायनेस्टी को साउथ इंडिया के साथ कवर कर लेंगे। दूसरा फेज आपका ये था। और तीसरा फेज कौन सा था, मुस्लिम आक्रमण। तो ये मुस्लिम आक्रमण कैसे हो रहे थे, इसको मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं। इस भारत के इतिहास में पहली बार मुस्लिम आक्रमण हुआ इस जगह पर, और ये वाली जगह किस नाम से जानी जाती है, सिंध, जो आज पाकिस्तान में है। और सिंध में 712 ईस्वी को 712 ईस्वी को जब युद्ध हुआ, तो इधर की तरफ से जिसने आक्रमण किया वो है मोहम्मद बिन कासिम। ये पहला आक्रमणकारी है जिसने सिंध को अपने कब्जे में कर लिया था। और इस समय सिंध पे राजपूतों का शासन था और राजा का नाम है दाहिर सेन। दाहिर सेन को रावर के युद्ध में पराजित कर दिया था। तो यहां इस जगह पर पहली बार मुस्लिम संस्कृति स्थापित हुई। मोहम्मद बिन कासिम वो राजा था इस्लाम में जिसने पहली बार इस इलाके में रहने वाले हिंदुओं पर टैक्स लगा दिया था कि तुम मुसलमान नहीं हो, तुमको इस जगह रहने का टैक्स देना पड़ेगा। और उसी टैक्स को इतिहास में किस नाम से जाना गया, जजिया टैक्स। तो जजिया टैक्स कौन सा टैक्स है, ऐसा टैक्स जो हिंदुओं के द्वारा दिया जाता था क्योंकि वो मुस्लिम नहीं थे, मुस्लिम साम्राज्य के इलाकों में रह रहे थे। तो ये था एक रिलीजियस टैक्स जो नॉन मुस्लिम से कलेक्ट किया जाता था। तो मोहम्मद बिन कासिम के इतिहास से शुरू हो जाती है पहला आक्रमण। उसके बाद आपको कुछ सालों के बाद दूसरा हमला दिखेगा। 712 लगभग 200-300 सालों के बाद वो हमला इधर की तरफ से हो रहा था। तो इधर की तरफ से हमला करने वाला व्यक्ति, मतलब ये वाला एरिया कौन सा है, ये वाला जो एरिया था यहाँ का, ये तो था अरबी मुसलमानों का। ये तो होंगे आपके अरबी मुस्लिम और ये थे आपके तुर्की मुस्लिम। अरबी मुसलमानों के इतिहास में पहला नाम मोहम्मद बिन कासिम का आएगा और तुर्की मुसलमानों के इतिहास में पहला नाम जो आपको दिखेगा वो दिखेगा सुबुक्तगीन का। सुबुक्तगीन पहला तुर्की मुसलमान है
जिसने भारत के नॉर्थ वेस्ट हिस्से में हमला कर दिया था। और सुबुक्तगिन के बाद इसका जो उत्तराधिकारी है उसका नाम है महमूद गजनवी। गजनवी ने हिंदुस्तान पर 17 बार हमले किए थे। भारत के जितने भी फेमस टेम्पल थे, चाहे वो नागरकोट का ज्वालामुखी टेम्पल हो या फिर वो सारनाथ का या फिर वो सोमनाथ वाला मंदिर हो, ये आपका सोमनाथ मंदिर, ये मथुरा वाले द्वारकाधीश का मंदिर, यहाँ आपका वाराणसी काशी विश्वनाथ का मंदिर, इसी प्रकार से अलग अलग जगहों पर जितने भी फेमस टेम्पल्स थे सब जगह पर ये हमला कर दिया था इसने। और सनातन धर्म के जो उस समय के पूजे जाने वाले प्रसिद्ध मंदिरों की मूर्तियों को इसने तोड़ दिया था। तो इसको मूर्ति भंजक के नाम से भी जानते हैं, यानी ऐसा एक आक्रमणकारी जिसने भारत के मंदिरों को टारगेट किया और उसका एक ही टारगेट था कि मंदिरों में मूर्ति के नीचे खजाना है। इस पर्पस से उसने मूर्तियों को तोड़ दिया था। तो ये महमूद गजनवी, महमूद ऑफ गजनी इसको इंग्लिश में लिखते हैं। तो महमूद गजनवी का आक्रमण, चाहे वो कासिम का हमला हो या सुबुक्तगीन का हमला हो या महमूद गजनवी का हमला हो, सिर्फ और सिर्फ आक्रमण है ये। अभी तक राज्य नहीं बन रहा। लेकिन गजनवी की डेथ के बाद, महमूद गजनवी की डेथ के बाद मामला थोड़ा बदला और हिंदुस्तान के राजपूतों में जिसका नाम चल रहा था वो कौन थे, इस जगह से यहां तक राज्य करने वाले थे जो थे चौहान डायनेस्टी। और चौहान डायनेस्टी में सबसे प्रतापी जो शासक है उसका नाम है पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज थर्ड। और इधर की तरफ से गजनवी के मरने के बाद यहीं अफगानिस्तान में सनसबनी साम्राज्य का शासन होता है, सनसबनी डायनेस्टी बन जाती है। सनसबनी डायनेस्टी में मोहम्मद गौरी का जो बड़ा भाई है वो उस राज्य को संभालता था। लेकिन मोहम्मद गौरी, उसकी इच्छा है कि मुझे हिंदुस्तान की तरफ बढ़ना है और वो अब उन्हीं रास्तों से, महमूद गजनवी के उन्हीं रास्तों को फॉलो करता हुआ हिंदुस्तान की तरफ बढ़ता है। देखो यहाँ पे इस जगह पर एक माउंटेन रेंज है जिसका नाम है हिंदुकुश। ये एक्सटेंशन ऑफ हिमालय है। भारत के किसी राजा ने अगर हिंदुस्तान के इन दर्रों पर, हिंदुकुश माउंटेन के इन दर्रों पर अगर अपना अधिकार जमा रखा था, अपनी आर्मी खड़ी कर रखी थी, तो किसी की भी हिम्मत नहीं होती थी आने की। लेकिन कोई राजा अगर कमजोर है तो वो अपने इलाके में राज कर पाएगा और ये रास्ते खुले हो जाएंगे। इसलिए नॉर्थ और वेस्ट की तरफ से सारे हमले हुए। जिसका अधिकार यहाँ तक रहा वो तब तो हमले नहीं हुए, लेकिन राजा के बाद ये एरिया जिसके कंट्रोल से बाहर रहा उसी समय हमले हो चुके थे। तो आपको जो दिखेगा लगभग 12वीं शताब्दी के आसपास महमूद गजनवी का आपको इतिहास दिखेगा 1000 ईस्वी से लेकर 1027 ईस्वी तक। ये लगभग 11वीं शताब्दी है। और इसके कुछ सालों के बाद आपको दिखेगा गौरी का आक्रमण। गौरी का आक्रमण, तो गौरी यहां तक पहुंच चुका था और ये जो एरिया है यहां वाला, इस वाले एरिया में लड़ाई होती है पहली बार पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच। ये तराइन का मैदान है। 1191 की लड़ाई में चौहान ने हरा दिया था गौरी को, लेकिन 1192 में पासा पलट गया था और मोहम्मद गौरी ने अब कब्जा कर लिया है पूरे के पूरे पृथ्वीराज चौहान के इलाके पर। दिल्ली से लेकर अजमेर तक पूरा का पूरा एरिया किसके कब्जे में आ गया था? गौरी के कब्जे में। तो गौरी हमला करके, पूरा आक्रमण करके अपना साम्राज्य बना के कहाँ चला गया था? वापस अपने इलाके में, गजनी में। अब इसके इस वाले इलाके को कौन संभाल रहे हैं? इसके कमांडर संभाल रहे हैं। इसके कमांडर जो दिल्ली वाले इलाके को संभाल रहा था वो कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक।
ये कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 तक, जब तक मोहम्मद गौरी जिंदा है तब तक उसके अंडर में रहेगा और उसके बाद दिल्ली की सल्तनत पर राजा बन के बैठ जाएगा। मतलब मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूं, तुर्की मुसलमानों में ही सुबुक्तगीन पहला आक्रमणकारी है, महमूद गजनवी दूसरा आक्रमणकारी है और मोहम्मद गौरी ये तीसरा आक्रमणकारी है। तो जो टॉपिक हम पढ़ रहे थे वो टॉपिक क्या था आपका? वो टॉपिक था कि मुस्लिम आक्रमण भारत में कैसे हो रहे थे। 8वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक इस्लाम के आक्रमण कभी अरब की तरफ से तो कभी तुर्की की तरफ से, कभी कासिम आ रहा था तो कभी सुबुक्तगीन आ रहा था, कभी गजनवी आ रहा था तो कभी गौरी आ रहा था। और इसके बाद मुस्लिम आक्रमण मोहम्मद गौरी के बाद, मरने के बाद भारत के इतिहास में शुरू हो जाती है दिल्ली की सल्तनत। और दिल्ली की सल्तनत का इतिहास 1206 से लेके 1526 तक रहता है। पॉइंट इज क्लियर यहां तक? यहां तक अगर किसी का कोई डाउट है तो पूछिए मुझसे। नहीं है किसी का डाउट? पढ़े आगे? तो देखो अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, दिल्ली की सल्तनत। तो चलो दिल्ली की सल्तनत पे आते हैं। तो दिल्ली की सल्तनत शुरू शुरू में नहीं बनी है। दिल्ली की सल्तनत कब बनी? जब यहाँ पे किसका शासन शुरू हुआ? कुतुबुद्दीन ऐबक का। अब पढ़ेंगे इसको, कुतुबुद्दीन ऐबक, इसको स्लेव डायनेस्टी क्यों कहते हैं, मामलूक डायनेस्टी और स्लेव डायनेस्टी में क्या डिफरेंस है। ये दिल्ली की सल्तनत शुरू शुरू में तो इतनी सी थी, फिर धीरे धीरे इतनी बड़ी हो गई। एक टाइम आया कि ये इतनी बड़ी हो गई, उसके बाद हमले होने लगे और दिल्ली की सल्तनत का एक्सटेंशन होने लगा। सारे लोग दिल्ली की सल्तनत के अंडर में आ गए। तो मैं समझाने का मतलब ये है कि ये जो दिल्ली की सल्तनत है 1206 में बनेगी और 1526 तक रहेगी। इसमें पहले जिस डायनेस्टी ने शासन किया वो कौन है? स्लेव डायनेस्टी या मामलूक डायनेस्टी, जिसका इतिहास कब से कब तक रहेगा? 1206 से लेकर 1290 तक का। गुलाम वंश में 4-5 राजाओं का इतिहास आपको दिखेगा। जब इतिहास टॉपिक आएगा तो मैं आपको डिटेल से पढ़ाऊंगा। कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम दिखेगा, उसके बाद उसके बेटे आराम शाह का नाम दिखेगा, उसके बाद इल्तुतमिश का नाम दिखेगा, उसके बाद रजिया सुल्तान का नाम दिखेगा और उसके बाद बहरम शाह का नाम दिखेगा और उसके बाद शमशुद्दीन कैमूर्स का नाम दिखेगा। मतलब 4-5 राजाओं का इतिहास दिखेगा, जिसमें हमको पढ़ने 3-4 राजाओं को है। 1290 में गुलाम वंश के आखिरी शासक शमशुद्दीन कैमूर्स को जलालुद्दीन मार देता है। और जलालुद्दीन खिलजी जब मारता है तो इतिहास में नाम आ जाता है किसका? खिलजी डायनेस्टी का। और खिलजी डायनेस्टी का इतिहास 1290 से लेकर 1320 तक रहता है। शुरू का जो टाइम पीरियड है उसमें लगभग 10 सालों तक, 8-10 सालों तक जलाल का इतिहास रहा। उसके बाद आता है अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी के बाद तो खिलजी डायनेस्टी में मुबारक खिलजी जैसे छोटे राजा होते हैं। तो इतिहास में खिलजी डायनेस्टी कम समय दिखेगी आपको, लगभग 30 सालों तक। अलाउद्दीन खिलजी ऐसा राजा था जो दिल्ली से पहुंच गया था साउथ इंडिया तक। काफी बड़ा साम्राज्य बना चुका था। जैसे खिलजी सल्तनत खत्म होती है तो आपको दिखेगी दूसरी सल्तनत तुगलक डायनेस्टी। 1320 से लेकर ये 1414 तक चलेगी। काफी लंबे समय तक शासन किया इन्होंने। लगभग 96 ईयर तक दिल्ली के इतिहास में तुगलकों का नाम चलेगा। और जब तुगलक वंश खत्म हो जाएगा
तो इतिहास में इनकी जगह पे किसका नाम आ जाएगा? सैयद डायनेस्टी का नाम आएगा। 1414 से लेकर 1450-51 तक इनका नाम चला। और इसके बाद आएगा लोधियों का शासन, लोधी डायनेस्टी। ये आपका 1451 से लेकर 1526। लोधियों में सिर्फ 3 ही राजा होंगे, जिसमें बहलोल लोधी का इतिहास, सिकंदर लोधी का इतिहास और इब्राहिम लोधी का इतिहास। इब्राहिम लोधी को पानीपत के मैदान में और तराइन का मैदान में 3 लड़ाइयाँ हुई है। पानीपत में भी 3 लड़ाइयाँ हुई है और तराइन के मैदान में भी 3 लड़ाइयाँ हुई है। तराइन वाली 2 लड़ाइयाँ सबसे इंपॉर्टेंट रही, एक लड़ाई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थी। और तराइन के मैदान में तीनों ही लड़ाइयाँ सबसे इंपॉर्टेंट रही हैं, जिन्होंने एक बड़ा साम्राज्य का नाम किया है। 1526 में इस तराइन के मैदान में, यहाँ तराइन के मैदान में जब लड़ाई होती है तो एक तरफ दिल्ली का राजा इब्राहिम लोधी होता है और दूसरी तरफ कौन है? बाबर है। 1526 का वो दिन जब इतिहास में पहली बार किसी राजा को युद्ध स्थान पे मारा गया था और बाबर ने इब्राहिम लोधी को युद्ध के मैदान में ही मार दिया था। और यहां से शुरुआत होती है आपकी मुगलिया सल्तनत। मुगलिया सल्तनत भी मुस्लिम सल्तनत ही है, लेकिन ये दिल्ली के अलावा पूरे हिंदुस्तान में हुकूमत करेगी। मतलब आपका जो दिल्ली सल्तनत का जो टाइम पीरियड है, ये 5 डायनेस्टियों का टाइम पीरियड है। हम पढ़ेंगे सभी डायनेस्टियों को। इसके बाद आता है मुगलिया सल्तनत। अब देखो, मुगल जो डायनेस्टी है, मुगल जो काल है वो 1526 में चलेगा और 1857 तक मुगलों का इतिहास रहेगा। मतलब 1526 से 1857, वही 350 सालों तक, लगभग 350 सालों तक मुगलों का इतिहास चलेगा। इस मुगलों के इतिहास को 2 भागों में बांटकर हम समझते हैं अभी। एक टाइम तो वो था जब मुगलों में पावरफुल राजा हुआ करते थे, और एक टाइम वो था जब मुगलों का नाम चल रहा था, कमजोर राजाओं का नाम, राजा गद्दी पर बैठे हुए थे, पर कौन थे? वो मुगल थे, इसलिए सारे बादशाह उनको सलाम करते थे। पावरफुल राजाओं का इतिहास आपको 1526 से लेकर 1707 तक दिखेगा, और 1707 से और 1857 की क्रांति तक आपको दिखेगा कमजोर राजाओं का इतिहास। मैं सिर्फ नाम बता रहा हूं अभी, बाकी जब कभी टॉपिक चलेगा तो डिटेल में पढ़ ही लेंगे इनको। मुगलों के इतिहास में जिसका सबसे पहले नाम आता है वो कौन है? बाबर है। 4 सालों तक हिंदुस्तान में इसने मारकाट मचा दी थी। मतलब 1526 में आया, पानीपत के मैदान में लड़ाई हो रही थी। 1527 में खानवा के मैदान में लड़ाई हो रही थी। 1528 में चंदेरी के मैदान में हो रही थी। 1529 में घाघरा नदी के किनारे लड़ाई हो रही थी, और लगातार 4 सालों तक इसने युद्ध किया, और 1530 में इसकी डेथ हो गई थी। शुक्र है कि ये और नहीं जिया, इसको जहर दे के मार दिया गया था। समझेंगे कैसे मारा था। 4 सालों में इसने हिंदुस्तान में एक साइड से दूसरे साइड तक मुगलों का राज स्थापित कर दिया था। अगर ये राजा 50 सालों तक रहता तो शायद पूरे हिंदुस्तान को तबाह कर देता, क्योंकि इस समय मुगल बहुत ही खूंखार थे, बहुत ही एक तरीके से कहें तो नरभक्षी टाइप के थे। बाबर के मरने के बाद इसके 4 बेटे थे। चारों में सबसे बड़ा जो था वो हुमायूं था। तो इतिहास में हुमायूं का नाम ही दिखेगा आपको। हुमायूं के समय एक सबसे बड़ी दुर्घटना क्या घटी कि हुमायूं जब गद्दी पर बैठा, उसी समय हुमायूं का कंटेम्परेरी यानी हुमायूं को ललकारने वाला एक राजा और था जो जौनपुर में शासन कर रहा था, उसका नाम था शेर खान। तो 10 सालों तक, मतलब 1530 से लेकर 1540 तक हुमायूं ने गद्दी पर शासन किया दिल्ली पे।
लेकिन 1540 में जब लड़ाई हुई तो 1539 और 40 की दो लड़ाइयाँ फेमस हैं, बिलग्राम का युद्ध और चौसा का युद्ध। दोनों लड़ाइयों में शेर खान जीत गया था और दिल्ली की हुकूमत पर अधिकार कर लिया था। तो 1540 से लेकर 1555 तक 15 सालों तक दिल्ली पर मुगल वंश नहीं है। यहां पर कौन सा वंश है? तो आपको दिखेगा सूरी वंश, सूरी डायनेस्टी। पहले शेरशाह सूरी राज करेगा, उसके बाद उसके मरने के बाद उसके उत्तराधिकारी राज करेंगे। तो 15 सालों तक दिल्ली पर सूरी डायनेस्टी का शासन रहेगा। 1555 में हुमायूं वापस से बैक होके आता है और 1555 की लड़ाई में जीत जाता है। लेकिन दुर्भाग्य ऐसा था कि अगले ही साल दीन पनाह किले की सीढ़ियों से उतर रहा था, पैर फिसलने के कारण मौत हो जाती है और एक साल के बाद हुमायूं चला जाता है। अब देखो 11 साल राज किया है हुमायूं ने, शुरू में 10 साल और लास्ट में 1 साल। इस समय अकबर की जो हुमायूं का बेटा है उसकी उम्र 13-14 साल थी, लेकिन गद्दी पर तो बैठना था। तो हुमायूं के मरने के बाद इतिहास में जो तीसरा पावरफुल राजा दिखेगा वो कौन सा दिखेगा? अकबर, जिसका शासनकाल 1526 से लेकर 1605 तक रहेगा। अकबर के बाद आपको नया नाम दिखेगा जहांगीर, सलीम के नाम से। 1605 से लेकर 1627 दिसंबर में इसकी डेथ हो जाएगी। जहांगीर के बाद खुर्रम का नाम दिखता है, जो इतिहास में शाहजहां के नाम से जाना जाता है, जो 1628 से लेकर 1658 तक गद्दी पर रहेगा। और इसके बाद आपको दिखेगा औरंगजेब, जो 1659 से लेकर 1707 तक गद्दी पर बैठेगा। ये शुरू के जो 6 राजा हैं वो मुगलों के इतिहास में सबसे पावरफुल राजा है। औरंगजेब की डेथ 1705 में होती है और इसी के साथ मुगलों की जो पावर है कमजोर पड़ जाती है। कमजोर क्यों पड़ जाती है? क्योंकि दिल्ली की गद्दी पर अब औरंगजेब के मरने के बाद उसके दोनों बेटे आजम और मुअज्जम दोनों के बीच लड़ाई होने लग जाती है, जिसका फायदा आसपास के लोकल किंग उठा लेते हैं। तो औरंगजेब के मरने के बाद जब गद्दी पर बैठता है तो इसका बेटा, जिसका नाम मुअज्जम, जो इतिहास में बहादुर शाह के नाम से जाना जाता है, ये पहला बहादुर शाह है जिसको शाह आलम के नाम से भी जाना जाता है। तो ये शाह आलम भी पहला है। मुगलों के इतिहास में 1857 की क्रांति में जो राजा आपको दिखेगा वो बहादुर शाह ही है, पर ये सेकंड है। इसको बहादुर शाह जफर के नाम से भी जानते हैं। ध्यान रखने की बात है, बहादुर शाह प्रथम औरंगजेब के बाद गद्दी पर बैठा और 1857 की क्रांति बहादुर शाह सेकंड के समय हो रही थी। तो बहादुर शाह प्रथम से लेके बहादुर शाह सेकंड, इसके बीच में जहांदर शाह, फर्रुखशियर, शाह आलम, अकबर सेकंड, बहुत सारे राजाओं का नाम आएगा। वो सारे के सारे कमजोर राजा थे। बात समझ में आ रही है मैं क्या समझाना चाह रहा हूं आपको? तो जो लेटर मुगल्स थे, लेटर मुगलों में 1707 से लेके आगे 50 सालों तक, 1757 तक, मतलब शाह आलम सेकंड तक, शाह आलम सेकंड तक मिडाइवल हिस्ट्री आता है। और शाह आलम सेकंड के समय बंगाल में एक लड़ाई होती है, बैटल ऑफ प्लासी, जिसमें अंग्रेज जीत जाते हैं और वहीं से आधुनिक भारत की शुरुआत हो जाती है। तो मैं जो आपको समझाना चाह रहा था वो ये समझाना चाह रहा था कि मिडाइवल हिस्ट्री में, मध्यकालीन भारत में आप क्या पढ़ेंगे? एक तो आप पढ़ेंगे राजपूतों का उदय, एक टॉपिक। दूसरा टॉपिक आप क्या पढ़ेंगे? त्रिपक्षीय संघर्ष, ट्राई पार्टी स्ट्रगल। तीसरे में क्या पढ़ेंगे आप? मुस्लिम आक्रमण, मुस्लिम इन्वेजन। चौथे में क्या पढ़ेंगे? दिल्ली सल्तनत। और पांचवें में क्या पढ़ेंगे? मुगल सल्तनत।
और छठे टॉपिक में आप पढ़ेंगे भक्ति आंदोलन। इस भक्ति आंदोलन में एक तो हम पढ़ेंगे किसका, सनातन धर्म वाले भक्तों का कहानी, एक पढ़ेंगे अपन सूफी, और एक पढ़ेंगे सिख। ये तीनों धर्मों का इतिहास फिर से आपको दिखेगा इसी मिडाइवल हिस्ट्री में, ज़्यादातर मुगलिया सल्तनत के समय। तो ये 6 टॉपिक हैं आपके जो किस में आएंगे, मध्यकालीन भारत में। सब लोगों को समझ में आ गया कि मध्यकाल में क्या है। तो देखो, प्राचीन काल में हिंदू राजाओं का शासन रहा है, मध्यकाल में मुस्लिम राजाओं का शासन रहा है, और आधुनिक काल में ईसाइयों का शासन रहेगा, अंग्रेजों का शासन रहेगा। कुल मिला के अगर उस जेम्स मिल के इतिहास के हिसाब से हम पढ़ते हैं तो प्राचीन काल हिंदू राजाओं का शासन, मध्यकाल मुस्लिम राजाओं का शासन, और आधुनिक काल क्रिश्चियनों का शासन। भारत का इतिहास 3 धर्मों का रहा है, हिंदुओं का, मुस्लिम संस्कृति का, और आपका क्रिश्चियन संस्कृति का। पॉइंट इज क्लियर। तो चलो आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, जिसमें हम समझेंगे आधुनिक काल क्या है। एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, तो हम उसको उसी ट्रेंड से समझेंगे। अभी सिर्फ मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, क्या क्या हो रहा था, टॉपिक नहीं चल रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ एक ओवरव्यू आपके सामने रख रहा हूँ कि प्राचीन काल क्या था, मध्यकाल क्या था, और आधुनिक काल क्या था। जैसे टॉपिक शुरू होगा तो टॉपिक में तो एक टॉपिक में 4 से 5 दिन लगते हैं, किसी टॉपिक में 10 से 15 दिन भी लगते हैं, तो किसी टॉपिक में 2 से 3 दिन भी लगते हैं। ठीक है भाई, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।